नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि देश के लक्ष्यों को शिक्षा नीति और व्यवस्था के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। शिक्षा नीति में सरकार का दखल कम होना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय की ओर से सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईरानी रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हताशी से मुलाकात की। इस दौरान एक दूसरे के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही अफगानिस्तान सहित दूसरे क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर एक साथ आने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने एक दूसरे को रक्षा सहयोग देने का भरोसा भी दिलाया। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत चीन में हुई 4 घंटे की बातचीत में भी कोई हल नहीं निकला है। दोनों पक्षों द्वारा पिछले हफ्ते बनी टकराव की स्थिति के बाद अतिरिक्त सैनिकों तथा हथियारों को पहुंचाने के कारण स्थिति टकरावपूर्ण है। भारतीय सेना उच्च स्तरीय सतर्कता बरत रही है। सेना इलाकों में किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने जम्मू कश्मीर की 3 दिवसीय यात्रा की। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने राजौरी और पुंछ सेक्टर में एलओसी पर तैनात सुरक्षा बलों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान हमारे खिलाफ योजना बना रहे हैं। इस दौरान महानिदेशक ने सुरक्षा चुनौतियों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने पर जोर दिया। लॉकडाउन में बंद की गई मेट्रो दिल्ली समेत कई शहरों में आज से फिर पटरी पर आ गई है। स्टेशनों के बाहर भीड़ रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया है। दिल्ली मेट्रो फिलहाल 20% यात्रियों के साथ संचालित होगी, जबकि एक्वा लाइन पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो के 15 स्टेशनों पर केवल एक गेट ही खोला जाएगा। सुशांत सिंह मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद से एनसीबी एक्शन मोड में है। रविवार को एनसीबी ने अभिनेत्री रिया से लंबी पूछताछ की थी। सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि सुशांत की जिंदगी में आने से पहले रिया ड्रग पेडलरों के संपर्क में थी। इसके बाद एनसीबी आज रिया से दोबारा पूछताछ कर रही है। रिया से आज मिरांडा, दीपेश और सौविक के सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। मेगा आवासीय रैली के जरिए नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजा दी है। इस रैली का नाम निश्चय संवाद रखा गया है। 11:30 बजे से हो रही रैली को पार्टी के डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न सोशल मीडिया के जरिए 35 लाख लोगों से जुड़ने की उम्मीद है। ये अब तक की सबसे बड़ी आवासीय रैली होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख दलों और गठबंधनों की सक्रियता बढ़ गई है। इसको लेकर आज पटना और दिल्ली में महत्वपूर्ण रैली और बैठकें होने जा रही हैं। आज भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष पटना जा रहे हैं। वहीं कल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी बिहार जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल की आज दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में तय किया जाएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव जदयू के खिलाफ लड़ा जाएगा या नहीं। बैठक से पहले लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर हमला बोला है। नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में तस्करों से 48 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की है। मामले में विदेशियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी के उपनिदेशक केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कोरियर सेवा के जरिए हेरोइन की तस्करी की गई है। लद्दाख में तनाव के बीच अब चीन की ऑनलाइन जासूसी की भी पोल खुलने लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने टिकटॉक, वीचैट जैसे कई चीनी ऐप पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत कई देशों ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि वीचैट ऐप चीन की जासूसी का सबसे कारगर हथियार है। भारत और मॉस्को के बीच रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को लेकर बातचीत हो रही है। भारत में रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव ने बताया है कि वैक्सीन को लेकर मॉस्को और भारत सरकार के बीच कई स्तरों पर बातचीत हो रही है। इसमें वैक्सीन की आपूर्ति, सह विकास और सह उत्पादन जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया है। बता दें कि इसी सप्ताह से रूस के लोगों को वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। कोरोना महामारी के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा संक्रमित देश बन गया है। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 90,802 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1016 लोगों की जान जा चुकी है। देश में अब कुल कोरोना मामलों की संख्या 42,04,000 के पार हो गई है, जबकि अभी तक 71,642 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना संक्रमण से 32,50,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के अभी तक 2,72,34,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,93,13,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अभी तक 8,87,550 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अमेरिका में 64 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 1,93,000 लोग दम तोड़ चुके हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सलमान खुर्शीद को घोषणा पत्र बनाने वाली टीम का मुखिया बनाया गया है। प्रियंका गांधी ने चुनाव को लेकर बन रही नई कमेटियों में राज बब्बर और जतिन प्रसाद जैसे कुछ दिग्गज नेताओं को किनारे कर दिया है। माना जा रहा है कि जतिन को सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने की सजा दी गई है। नीतीश्वर कुमार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में सदस्य सचिव का कार्यभार संभाल रहे थे। केंद्र सरकार ने नीतीश्वर कुमार की नियुक्ति को हरी झंडी दी है। नीतीश्वर कुमार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के रेल मंत्री रहते उनके ओएसडी के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। भाजपा ने शिवसेना नेता संजय राउत पर जमकर हमला बोला है। भाजपा के प्रवक्ता भरत पांड्या ने कहा है कि अहमदाबाद को छोटा पाकिस्तान कहकर संजय राउत ने गुजरात का अपमान किया है। इसके लिए उन्हें गुजरात और अहमदाबाद के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। शिवसेना अब गुजरातियों और गुजरात के नेताओं को निशाने पर लेना बंद करे। हिमाचल विधानसभा का 12 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो गया है। राज्य की 13वीं विधानसभा का 9वां सत्र 18 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान सदन की 10 बैठकें होने की उम्मीद है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सदन की कार्रवाई चलाई जा रही है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। बताया जा रहा है कि आज मंत्री को ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया जा सकता है। ज्ञात हो कि वे कोरोना मरीज के संपर्क में आए थे। जांच में उनकी भी पुष्टि हुई थी। केरल के वित्त मंत्री डॉक्टर टीएस थॉमस कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्हें केरल के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें मामूली जुकाम था। इसके बाद उनके नमूनों की जांच की गई तो उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। हालांकि वित्त मंत्री के सरकारी कर्मचारियों और निजी स्टाफ की रिपोर्ट निगेटिव आई है। संत केशवानंद भारती ने केरल के इदानीर मठ में अंतिम सांस ली। 79 वर्षीय भारती काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। भारती के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया। उन्होंने कहा कि केशवानंद भारती को उनकी सामुदायिक सेवा और शोषितों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि जीएसटी देश की कर प्रणाली है, बीजेपी की नहीं। इसके बाद भी गरीबों और छोटे मझोले व्यवसाय पर जीएसटी से हमला किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इसके विरोध में व्यापारियों को एक साथ खड़े होना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर दाऊद इब्राहिम की ओर से फोन कॉल आई है। फोन करने वाले शख्स ने कहा है कि मैं दुबई से बोल रहा हूं। ये कॉल अंडरवर्ल्ड डाउन दाऊद इब्राहिम की ओर से की गई है। कॉलर ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से बात करना चाहता हूं। हालांकि ये कोई धमकी भरी कॉल नहीं थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ओएनजीसी अहमदाबाद और बड़ोदरा ने अपने गोल्फ कोर्स की हिस्सेदारी बेचने से इनकार कर दिया है। ओएनजीसी के विनिवेश विभाग ने बताया कि कंपनी की गैर प्रमुख संपत्तियों की बिक्री अब नहीं की जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने ओएनजीसी के अहमदाबाद और बड़ोदरा के गोल्फ कोर्स की हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बलों ने एक तस्कर को सरेंडर करने की चेतावनी दी है, लेकिन वो सरेंडर करने के बजाय बॉर्डर की तरफ भागने लगा। सुरक्षा बलों ने सुरक्षात्मक गोली चलाई जिससे उसकी जान चली गई। सुरक्षा बलों ने तस्कर के पास से कुछ सामान भी बरामद किए हैं। इसकी पहचान बांग्लादेशी के तौर पर की गई है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र आज 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या जा रहे हैं। वो आज शाम दिल्ली से अयोध्या पहुंचेंगे। नृपेंद्र मिश्र 8 और 9 सितंबर को राम मंदिर निर्माण संबंधी गतिविधियों में शरीक होंगे। इस दौरान वे ट्रस्ट के पदाधिकारियों और LNT के इंजीनियर्स के साथ बैठक भी करेंगे। भारत सरकार ने विदेश में बिजली चालित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के करीब 69,000 पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग कियोस्क लगाया जाएगा। इससे देश में पेट्रोल, डीजल और CNG वाहनों के साथ ही बिजली चालित वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला के लिए आयोजित JEE मेंस सितंबर 2020 की परीक्षा संपन्न हो गई है। करीब 75 से 80% छात्रों ने JEE में उपस्थिति दर्ज करवाई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका रिजल्ट 11 सितंबर से पहले जारी कर देगी। इसी दिन JEE मेन की जनवरी और सितंबर में आयोजित दोनों परीक्षाओं की मेरिट लिस्ट करेगी। पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि भविष्य में प्रोत्साहन पैकेज देने की रणनीति आत्मघाती हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी स्थिति की गंभीरता को कम आंक रहे हैं। सरकारी अधिकारी सोच रहे हैं कि वायरस पर काबू पाने के बाद राहत पैकेज देंगे, तब तक इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को 400 करोड़ रुपए की GST भुगतान करने से इनकार कर दिया है। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार के बकाया रुपए न देने से पंजाब निराश है। मार्च से उन्हें केंद्र सरकार ने GST का भुगतान नहीं किया है। वो राज्य कैसे चलाएं? राज्य का खजाना खाली हो गया है। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। भारत के भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी पर आज फिर से ब्रिटेन की अदालत में सुनवाई की जाएगी। नीरव मोदी पर ब्रिटेन कोर्ट में ये दूसरे चरण की सुनवाई होगी। इसमें भगोड़े मोदी को भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की मांग की जाएगी।
इसके लिए भारत सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखना होगा। यूपी की पालिया सीट से 3 बार विधायक रहे निर्बेंद्र मिश्रा की जान जाने पर सियासत तेज हो गई है। सपा प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने पुलिस के बहाने यूपी सरकार पर हमला बोला है। पुलिस का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है, जबकि सपा व कांग्रेस उसे जमीन कब्जाने के मामले में बेहोश होने पर जान जाने की बात कह रहे हैं। पटना में छापेमारी के दौरान शराब माफिया द्वारा पुलिस पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे नाराज सैकड़ों महिलाओं ने पटना के गर्दनीबाग थाने को घेर लिया। थाने में बंद आरोपियों को छुड़ाने के लिए महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। कोरोना पर स्टडी कर रहे जर्मनी के वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि वायरस का असर अगले 3 साल तक रहेगा। जर्मनी के वायरोलॉजिस्ट हेनरिक स्टीट ने कहा है कि आने वाले वक्त में कोरोना के संक्रमण बढ़ेंगे और इसे टालना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ने के लिए लोगों को अभ्यस्त हो जाना चाहिए। अशोक गहलोत ने विपक्षी दलों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। गहलोत ने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन की सुविधा के लिए युक्त 3018 बेड हैं। इसी प्रकार 913 आईसीयू और 490 वेंटिलेटर बेड खाली पड़े हैं। विज्ञापनों के संबंध में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दिशा निर्देश का मसौदा जारी किया है, जिसमें सामान्य उपभोक्ता को समझ में न आने वाले विज्ञापनों को भ्रामक करार दिया जाएगा। जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इस प्राधिकरण का गठन हाल में ही किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए राहत का ऐलान कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 16 सितंबर को प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में करीब 4688 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राशि 2019 में दी जानी थी, लेकिन कमलनाथ सरकार ने किसानों को ये धनराशि नहीं दी। भारत का चंद्रयान 3 अगले साल की शुरुआत में रवाना किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, केवल लैंडर और रोवर ही इसका हिस्सा होंगे। ये चंद्रयान 2 के रिपीट मिशन जैसा होगा, जिसमें उसी की तरह लैंडर और रोवर होंगे। बिहार में अनलॉक 4 में कई छूट दी गई हैं। 21 सितंबर से 100 लोगों की मौजूदगी में खेल, मनोरंजन, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे। शादी में 21 सितंबर से 100 लोग शामिल हो सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे। आज से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं। सुबह 7 से 10 बजे तक दूरदर्शन पर ऑडियो वीडियो पाठ प्रसारित किया गया है। इन कक्षाओं में भाग लेने के लिए छात्रों और शिक्षकों को मोबाइल ऐप मासिम पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के बजट को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिया है। यह बजट 2005 में 278 करोड़ रुपए था। पांडे ने आरजेडी के 15 साल और एनडीए के शासन की तुलना करते हुए ये बात कही है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस विशाल सम्मेलन की शुरुआत करेगी। पार्टी ने कहा कि कोरोना को देखते हुए बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन की शुरुआत पश्चिम चंपारण जिले से की जाएगी। इसका आयोजन प्रत्येक विधानसभा बार 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 16 सितंबर तक उत्तरी बिहार के 19 जिलों की 84 विधानसभा सीटों पर इसका आयोजन होगा। डीजीसीए ने सुप्रीम कोर्ट को एक प्रस्ताव दिया है, जिसके अनुसार लॉकडाउन में घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए बुक की गई टिकटों का पूरा किराया एयरलाइनों द्वारा वापस दिया जाएगा। डीजीसीए के इस फैसले से यात्रियों को राहत मिलेगी। सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शर्मनाक है कि कांग्रेस के कार्यकाल में पंजाब सड्डी राज्य बन गया है। कारोबार सुधार कार्य योजना 2019 की रैंकिंग में प्रदेश को 19वां स्थान मिला है। बादल ने कहा कि 2015 में पंजाब पहले स्थान पर था। कुशीनगर हवाई अड्डे का संचालन 2 माह के अंदर शुरू हो जाएगा। सीएम योगी ने विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संबंध में बैठक की। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 18 नए मार्गों पर हवाई सेवा की अनुमति मिल गई है। योगी ने कहा कि कुशीनगर बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु है। बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी यहाँ आते हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अप्रवासी भारतीयों से बात की है। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बन रहा है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी ये महसूस कर रहा है कि उनके पास चीन के अलावा भी अन्य विकल्प होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एप्पल के लगभग 8 बड़े कारखाने चीन से भारत स्थानांतरित हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने परिवहन विभाग में कई तरह के कर बढ़ाए जाने को अनुमति दे दी है। इस कदम से राज्य सरकार के खजाने में सालाना 400 करोड़ रुपए अतिरिक्त आएंगे। बता दें कि कई लोक लुभावन योजनाओं के कारण आंध्र सरकार धन की कमी का सामना कर रही है।
इंग्लैंड ने दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 157 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने जोस बटलर और डेविड मलान की पारियों की बदौलत 4 विकेट खोकर मुकाबला जीत लिया। आपको बता दें कि पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 2 रनों से हराया था। यूएई में होने वाले आईपीएल के 13वें सीजन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला 19 सितंबर को अबू धाबी में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के दौरान कुल 10 डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें पहला मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा, जबकि दूसरा मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। कोरोना महामारी ने चेन्नई सुपर किंग्स के बाद अब दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में भी दस्तक दे दी है। दिल्ली कैपिटल्स के सहायक फिजियोथेरेपिस्ट को कोरोना हुआ है, जिसके चलते उन्हें इस वक्त क्वारंटीन में रखा गया है। इससे पहले 2 बार उनके टेस्ट निगेटिव आए थे, मगर उनकी तीसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि इससे पहले चेन्नई के 2 खिलाड़ी समेत 13 सदस्य कोरोना से संक्रमित हो गए थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।